अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। तब्दीली के नज़रियाती रहनुमा असद उमर साहब खुद ही तब्दील हो गए। नौ मुंतखब काबीना के जो सबसे बड़ा एक ओहदा समझा जाता है वजारत ख़जाना का, उसका कलमदान अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की याद अब्दुल हफीज़ शेख साहब को सौंप दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अक्रॉस द बोर्ड कैबिनेट रिशफल किया है। उसमें पहला जो वज़ीर दाखिला इस हुकूमत को मिलेगा वो हैं साबिक ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब। अब एजाज शाह साहब जैसे आप जानते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के एक बहुत बड़े फिगर थे और जो उनका माजी है, जैसे बाकिर सज्जाद साहब भी अभी बताएंगे, काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा रहा है। दूसरी जानिब शहरियार आफरीदी साहब को ऐसी वजारत दी गई है जिसके पहले इम्कानात थे कि उनके तमाम इख्तियारात सूबों को डिवॉल्व कर दिए जाएंगे और कि वो जो वजारत ही है उसको भी डिज़ोल्व कर दिया जाएगा। सैफरॉन वजारत 25वीं तरमीम के बाद कि कोई अपने इख्तियारात नहीं थे, लेकिन शहरियार आफरीदी साहब को अभी भी एक काबीना में बर्थ मिला हुआ है। देखना ये होगा कि ऐसी हुकूमत जो ना सिर्फ IMF की तरफ हाथ बढ़ा रही है लेकिन साथ साथ एक टैक्स एमनेस्टी प्लान का भी ऐलान किया है और अपनी ही जमात में उस एमनेस्टी की मुखालफत भी देखी है और एक बजट अनाउंसमेंट से पहले ही बजट, IMF, टैक्स एमनेस्टी तमाम अमूर को सामने रखते हुए अपने वजीर ख़जाना को ना सिर्फ तब्दील किया है लेकिन एक ऐसे शख्स को लाए हैं जिनका एक बहुत भारी ताल्लुक है एक और सियासी जमात का जो इमरान खान साहब के सख्त मुखालिफ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ में जो खान साहब ने खुद जिक्र किया अपने बैटिंग ऑर्डर तब्दील करने का, वो पहले सुन लेते हैं। एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है। अच्छे कैप्टन ने मैच जीतना होता है। मैच जीतने के लिए वो अपनी टीम पे नजर रखता है। कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद हो। चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे पंजाब के, उनको भी मेरी आवाज जाए। अच्छा जनाब, अब इससे पहले बाकिर साहब के हम आए कि असद उमर साहब को क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, मेरे पास एक ये फहरिस्त है। हफीज़ शेख, फरदौस आशिक, फवाद चौधरी, आज़म स्वाति, परवेज़ खटक, नदीम अफजल, फहमीदा मिर्ज़ा, शाह महमूद कुरैशी, जो काबीना जिस पर इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की काबीना है, अब ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काबीना नहीं नुमाया हो रही है आपको? असद, ये आपको मैं अपना एक पुराना जुमला यहाँ पे याद दिलाता चलूँ। इलेक्शन से पहले मैंने कहा था तब्दीली की जमात खुद से तब्दील हो गई है। इमरान खान साहब ने जब इस इक़्तिदार की ख्वाहिश में इलेक्शन से बहुत पहले काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए थे और वो सिलसिला अभी तक जारी है। अभी तक आपने पिछले ये तकरीबन जुमेरात को जब अनाउंस हुआ ये सारी की जो कैबिनेट की तब्दीली रद्द-ओ-बदल है, तो तब से मुख्तलिफ शोज़ पर यह बहस जारी है कि क्या वजूहात बनी। तो मुझे तो जो एक नाक़िस सी मेरी राय है कि खान साहब को शायद खुद भी अभी समझ नहीं आ रही कि उनकी काबीना को किस तरह तब्दील कर दिया गया, क्योंकि निज़ाम तो कोई चला रहा है ना। तो ये खान साहब की समझ से भी शायद अपना नहीं तो निज़ाम कौन चला रहा है जनाब? असद, निज़ाम तो अब सबको पता है कि कौन चला रहा है, क्योंकि ये देखे जिस तरह से ये खबर इसको मंजर आम पे लाया गया और जिस तरह से खान साहब की अपनी काबीना के अफराद इसको डिनाई करते रहे तकरीबन 2 से 3 दिन तक, और जिन लोगों से कराया गया वो अब आपको पता है कि हस्ती तो कोई और ही चलाता है। जानते हैं जनाब, ज़मीनी हकायक पर आपकी गहरी नज़र रहती है कि हफीज़ शेख साहब से इमरान खान साहब की शायद मुलाकात भी नहीं हो पाई थी तकर्री से पहले, यानी अनाउंसमेंट हुई थी और उसके बाद मुलाकात हुई थी। लेकिन इन एनी इवेंट खान साहब ने माजी में जो कुछ कहा है इसी जमात के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में, क्योंकि साहब सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वज़ीर ख़जाना रहे थे 2010 से 2012 तक। पहले वो सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा था उन्होंने। तुमने खुदों का नाम इस्तेमाल कर करके कितना जुल्म किया है। रोटी कपड़ा मकान तो दूर की बात है,
तुम्हारी वजह से तो 16,000 लोग बेचारे खुदकुशी कर बैठे। जिस दिन एहसासे डिक्लेयर हो गए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम इन सबसे पूछेंगे कि अरबोपति आप कैसे बन गए। साहब, एक तो असद उमर साहब, वेदर यू लाइक हिम और नॉट, 2011-12 के लगभग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। वो एक मुंतखब नुमाइंदे हैं, इस्लामाबाद से वो लड़ते हैं, वो वज़ीर ख़जाना बने। इमरान खान साहब ने इनकी माजी में भरपूर दिफा भी की है। फॉर बेटर और वर्स उनको PTI का एक, चलें हालांकि वो शुरू से तो नहीं थे, लेकिन एक नजरियाती लीडर तस्वर किया जाता है। और साथ में उन्होंने IMF के साथ तमाम नेगोशिएशंस की, टैक्स एमनेस्टी में उनका एक हाथ था, उन्होंने बजट का ऐलान करना था। तो ये जो पिछले 8 महीने उन्होंने मेहनत मुशक्कत की, तमाम लोगों की तनकीद सुनी, टू बी एबल टू गो टूवर्ड स्टेबलाइजेशन, कि जी मईशत को हमने किसी तरह से थोड़ा बहुत मुस्तहकम कर दिया है। क्या आपके करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुरुस्त फैसलों की जगह सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर फैसले कर रही है? नहीं असद, ये जो अगर मेरी नाकिस राय लें तो ये जो भी इकदाम हुए हैं वो इस वजह से कि जो एक प्रोजेक्ट आपने अगस्त में लगाया, उसकी जो अवामी राय है, जो उसके बारे में काफ़ी, उसकी जो राय थी वो काफ़ी मनफी होती जा रही थी, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा फैलती जा रही थी। हुकूमत को सिर्फ प्रोजेक्ट कह रहे हैं, क्या मतलब बाकर साहब? व्हाट डू यू मीन प्रोजेक्ट? नहीं, ये कि एक प्रोजेक्ट ही है ना जी, एक हुकूमत आई है यहाँ पर, और जिन लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत थी कि ये डिलीवर करेंगे एजेंडा के ऊपर, तो उनके ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी हद तक डिस्क्रेडिट होता जा रहा था। जिसकी और वजह जो थी, जो बज़ाहिर जो सामने नज़र आ रही हैं, उनमें अगर आप 2-3 जो मोटी मोटी वजारतें ले लें, असद उमर की ले लें, फवाद चौधरी की ले लें, और जो आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर थे सरवर खान साहब की, उनकी डायरेक्ट जो अवाम में जो राय है उससे ताल्लुक़ है उसका। जब अगर महंगाई हो रही है तो असद उमर को ब्लेम किया जाता था, हुकूमत को ब्लेम किया जाता था। और इसी तरह से जो सरवर खान साहब को आपने सर्दियों में देखा होगा, गैस की लोड शेडिंग पर, गैस के बिल्स के ऊपर बुरा भला कहा गया। या आमिर कियानी साहब हैं जो दवाइयों की कीमतों पर उनके ऊपर तनकीद हुई उनकी हुकूमत पे। तो ये सब के सब वो मिनिस्टर्स हैं जिनका किसी ना किसी तरह से ताल्लुक़ बनता था कि हुकूमत के बारे में जो अवामी राय है, अब उनको जिस टाइमिंग पे हटाया गया वो एक ख़ुद से मुतनाज़ है। अगर आपके सामने है कि ये वो स्टेज है कि जहाँ पर बजट तैयार हो रहा है, और बजट आपको पता है कि काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है। हफीज़ शेख साहब भले से बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होंगे, बहुत ज़्यादा उनकी कैपेबिलिटीज़ होंगी, अगरचे इमरान खान साहब उनके काफ़ी नकाद रहे उनके माजी में, लेकिन इस शॉर्ट टर्म में तो वही उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना जो असद उमर ने होमवर्क करके गया, जो एक डायरेक्शन सेट की है। अगर आपको इस वक्त पे करना है तो यहाँ पर आप जो आपका जो एक मसला है आप उसको कंपाउंड कर रहे हैं। एक तो आपने जो टीम का चुनाव किया असद, वो दुरुस्त नहीं था। अब उसके ऊपर ये है कि उस वक्त तो हालात जरा सा हम स्ट्रक्चर कर लें। इस टीम के चुनाव में मैं आना चाहूंगा पॉइंट बाय पॉइंट। एक तो जनाब सबसे पहले एजाज शाह साहब को आपने वजीर आजम की पहले ये पोर्टफोलियो हुआ करती थी वजारत दाखिला की, वो आपने एजाज साहब को सौंप दी है। जनाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि एजाज शाह का माजी में एक तो रिकॉर्ड क्या रहा है, लेकिन अगर हम उस रिकॉर्ड में जाए मत, ऑस्ट्रेलिया ने इनके क्रेडेंशियल्स को रिजेक्ट किया था जब ये सफ़ीर बनने को आए थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, उन्होंने इनको वापस किया था, ये वापस आ गए। ये रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि अभी आपके फैटफ के साथ नेगोशिएशंस चल रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप ग्रे लिस्ट पे ना आएँ, और आपका जो तमाम बयानिया है वो इस पर अब प्रेमिस हो चुका है कि तमाम कलादम तंजीमों के बीच आप तफरीक नहीं करेंगे। एजाज शाह साहब, सॉरी टू से सर, जिनकी जो बार बार एसोसिएट किए जाते हैं कलादम तंजीमों के साथ, कुछ ऐसे अशखास के साथ जो संगीन जुराइम में मुलव्वस थे, वो जाते थे इनके पास, और फिर उसके बाद जिस तरह का सिलसिला चला था वो 2002 से जारी है, वो सबके सामने, वो हमारी हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है। उनको आपने इंटीरियर असाइन कर दिया है। अब अगर ये बात छोड़ भी दें कि इन इल्ज़ामात में हकीकत कितनी है, क्या आपको 20 करोड़ के मुल्क में एजाज शाह के अलावा कोई आदमी नहीं मिला था?
असद, मैं जो टीम की बात कर रहा था, मैं इस टीम पर भी आ जाता हूं। मैं ये बात करता कि जब ये आपने अगस्त में टीम तश्कील दी, उस वक्त भी आपके जो चुनाव वो कोई इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब की जो खामियां जिनमें गिनी जाती हैं उनमें यह है कि वो मर्दम शनास नहीं है, वो बंदे को पहचानते नहीं हैं। असद उमर भी जब हमने बात की उनकी, तो जो उनका पूरा पीछे जो 22 साल की तहरीक थी, असद उमर शायद को पिछले 5-7 साल में उनके साथ वाबस्ता थे, तो जहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर वो काफ़ी इसरार करते थे, दूसरे पाकिस्तान के मसाइल का हल असद उमर को पेश करते थे। आज उन्होंने उनको ही अलहदा कर दिया। अब जब इंटीरियर के ऊपर आ जाएं, तो ये जो अब ब्रिगेडियर एजाज शाह है को वो लाए हैं, ये आपका जो परवेज़ मुशर्रफ के दस्तेराज थे, इनके जो कारनामों में वो ये है कि इन्होंने बतौर होम सेक्रेटरी पंजाब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जिसे जो अभी भी एक इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी है पीटीआई की पंजाब में, और जिनका स्पीकर का ओहदा जिनके पास है पंजाब में, उनकी जो वजूद है उसको तश्कील इन्होंने दिया। इन्होंने पीपल्स पार्टी में पैट्रियट कायम की। अब और दूसरी तरफ इंटरनेशनली इनका इमेज जो है वो आपने खुद से बता दिया कि जब इनकी एक दफ़ा नॉमिनेशन गई थी ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर, ये जब डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि इन पर इल्ज़ामात थे कि आप अलकायदा या तालिबान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। डैनियल पर्ल के मर्डर में भी इनके ऊपर शकूक व शुबात थे। बेनज़ीर का बाद में वाक़या हुआ तो उन्होंने भी इनको नॉमिनेट किया हुआ था। तो दुनिया में एक परसेप्शन है, ये यकीनन ये परसेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर आजकल के दुनिया में जहाँ पर पाकिस्तान को एक इमेज क्राइसिस का सामना है, और उस इमेज क्राइसिस को दूर करने के लिए बैनुल-अक़वामी परसेप्शन है। अगर हम एक लम्हे के लिए डोमेस्टिक परसेप्शन पे भी आ जाएं, आज़म स्वाति साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वज़रा राउंड्स कर रहे थे सर पिछले कुछ माह से कि जी हमारी जमात मुख्तलिफ है, हमारी जमात तारीख से हटके है, हमारी वो जमात है कि जब करप्शन का इल्ज़ाम लगता है या इन दिस केस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का लगता है कि आप पुलिस वालों को कॉल करके कहते हैं कि जी इन लोगों का देखें ये किस तरह कर रहे हैं, ये जो मेरे इलाके में लोग बैठे हुए हैं उनको आप ऐसे ऐसे सॉर्ट आउट करें। उस पर सर अदालत उज़्मा ने पहले नोटिस लिया, अदालत उज़्मा ने पहले एडवर्स ऑब्जर्वेशंस दिए, अदालत उज़्मा ने फिर नाअहली का और नाअहल करार देने की धमकी दी, तो फिर आज़म स्वाति साहब ने इस्तीफ़ा दिया। उनको आप वापस ना सिर्फ ले आए हैं, आपने उनको पार्लिमानी अमूर की वजारत भी दे दी है। तो इसका सर इसकी लॉजिक क्या है? आज़म स्वाति साहब अभी क्या यूटिलिटी, व्हाट यूटिलिटी डज ही ब्रिंग? आपको बस मैं फ़कत एक जुमले में असल इस पूरे जवाब का सवाल का जवाब दूंगा कि आपको अभी किसी की याद आती होगी, साकिब निसार की याद आती होगी। एक वो प्रेशर था उनके ऊपर हुकूमत पे कि किसी तरह से वो अगरचे बहुत मुतनाज़े हो गए थे उनके चंद फैसलों की वजह से, लेकिन ये वो एक प्रेशर उन्होंने रखा हुआ था। अब ये हुकूमत, आपने खुद से बयान कर दिया कि उनकी वजह से, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के लेने की वजह से उनको वजारत से अलहदा किया गया। अब वो प्रेशर नहीं है। मुझे सर फिलहाल सिर्फ आसिफ जरदारी साहब की याद आ रही है और फिरदौस आशिक अवान साहिबा। ये क्योंकि जनाब आप जानते हैं पीटीआई एक इतनी यंग जमात है, डायनामिक जमात है, प्रो चेंज जमात है कि उसका जो फेस है वो अब क्योंकि फिरदौस आशिक साहिबा होंगी, तो आदमी बस उम्मीद ही कर सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुस्तकबिल में भी तब्दीली की बात करे। अगले हिस्से में गुफ्तगू। असद मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँ कि आपका ये जो आपने जब शुरू में बात की उसमें बातों से कनेक्ट नहीं हो सका कि आपने ये हुकूमत की बात की कि एक जमहूरी तौर पे मुंतखब हुकूमत, ये ऐसी मुंतखब हुकूमत है कि जिसकी काबीना के तकरीबन 35% जो अरकान है काबीना के वो इस वक्त गैर मुंतखब है। अब आपको खुद से पता है कि जनाब ये किस तरह का, मैं पूरे तौर पे इख्तिलाफ करूंगा, 35% नहीं 34% अनइलेक्टेड है, तो देयर इज अ वेरी बिग difference in that 1%. अगले हिस्से में गुफ्तगू जारी रहेगी, stay with us. बैक टू दो राय। एक ऐसा वक्त जब IMF के साथ डील नामुकम्मल है, एक ऐसा वक्त जब टैक्स एमनेस्टी स्कीम होने को जा रहा है, और एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के माशी मामलात दुरुस्त नहीं हो पा रहे। असद उमर साहब को वजारत ख़जाना से हटा दिया गया है। अब पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने खुद क्या कुछ फरमाया अपने ही रेजिग्नेशन के बारे में। सच्ची बात है कि मुझे नहीं पता कि कोई साजिश हुई है कि नहीं हुई है। मेरा जो कप्तान है
उसने मुझसे कहा कि जी मैं आपको इस रोल के अंदर देखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं था, मैंने उनसे इजाज़त ले ली है। सपोर्ट हम इंशाल्लाह करते रहें। साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इसी जमात में IMF के पास जाना भी काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा था, बल्कि इमरान खान साहब ने भी वो महातर वाला तरीका अपनाना था और कहना था कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे, किसी के पास, किसी की तरफ हम हाथ नहीं बढ़ाएंगे। तो अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा कोई रुख इख्तियार किया है और कहा है कि जी हम IMF जाएंगे, मईशत को भी वो मुस्तहकम करना चाह रहे हैं, ये नहीं चाह रहे कि रुपया भी मज़ीद इसी तरह डिप्रिशिएट करता जाए, तो क्या असद उमर साहब को हटाना चाहिए था? क्या कसूर था उनका सर? नहीं, कसूर क्या था? आपने तो कसूर अब ये वही मैंने बताया, तो खान साहब को खुद भी समझ नहीं आ रही। लेकिन एक और जो मैं मेरा ख्याल में दिलचस्प पहलू आपको बताता जाऊं कि हम शायद साल 2 साल पहले बात किया करते थे कि ट्रंप अपने जो होता है मिनिस्टर्स को ट्विटर पे फायर करता था। अब की दफ़ा खान साहब व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को, जो अपनी कैबिनेट की कोलीग्स को फायर करते हैं। तो ये जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान की असल में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस बात साहब वो ये है कि आपने चलें कारकर्दगी के मुतालिक आदमी के मुख्तलिफ हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकती हैं, लेकिन आपने इनको माजी में बहुत ज़्यादा डिफेंड किया था एंड द वे यू लेट हिम गो वाज क्वाइट शैबी। और ये मेरे ख्याल से एक जनरल ओपिनियन है कि जिस तरह की भी कारकर्दगी थी, आप इस तरह रातों रात अपनी इतनी अहम वजारत को तब्दील नहीं करते। एक ऐसे आदमी को इसी तरह, चाहे वो व्हाट्सएप हो, जो भी अफवाहें हैं, उनको ऐसे इनफॉर्मल मेथड्स के जरिए फारिग भी नहीं करते। और कि अगेन सर, हम अक्सर टेक्नोक्रेट्स के बारे में कहते हैं, वो मोइन कुरैशी साहब के बारे में भी कहा करते थे, इस तरह हफीज शेख साहब को भी बीच में पैराशूट करके ले आना, जो SOP है सर, वो ज्यादा इट डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस कि लोग इन पे एतमाद कर सकें। असद, ये जहाँ पर आपने बात की कि अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जी स्टैंडर्ड इन्होंने क्या अपनाया। क्या ये लोग असद उमर या फवाद चौधरी या जो दीगर लोग जो तब्दील हुए, अगर हम मान लें कि ये अपना डिलीवर नहीं कर रहे थे और उनकी वजह से हुकूमत के बारे में अवामी राय ख़राब हो रही थी, तो क्या दीगर मिनिस्टर्स जिनकी वजारतें अभी तक कायम हैं और वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, क्या उनकी कारकर्दगी इनसे काफ़ी बेहतर थी? क्या एक तरह का पैमाना इस्तेमाल किया गया? आप तकरीर करके वहाँ पर जलसे में तो ज़रूर बुज़दार साहब को और जो आपके खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनको भी आप कह देते हैं कि जी अपनी काबीना पे भी देखें, इनडायरेक्टली उनको भी मैसेज जा चुका है कि जी आप भी अपना किबला दुरुस्त कर लें और डिलीवर करें, वरना आपकी बारी भी आ सकती है। तो यहाँ पर यह चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आपको सबके साथ एक यकसर सलूक करना चाहिए। यहाँ पर आप जब असद उमर को तब्दील करते हैं या फवाद चौधरी को करते हैं, तो वहाँ पर आप अपने अंदर ये भी एडमिट कर रहे हैं कि जहाँ आप पहले थकते नहीं थे कि अपने माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कि वो नाअहल थी, वो नाकाम थी, अब यहाँ पर आपने खुद से अब कल जलसे में कहा कि कुछ वज़रा जो थे वो नहीं कर रहे थे, तो आपका इसका मतलब है कि आपकी टीम भी उनसे आप एक तरह से, और उस पे नैले पे जला असद, वो आपने उस जैसे आपने पहले भी अपने पहले सेगमेंट में जिक्र किया कि अगर आपने अपने नाअहल साथियों को हटाना है तो उसका मुतबादिल आपको वो मिले जो आपने 2011 में जब आपकी तहरीक में मोमेंटम आना शुरू हुआ, उससे पहले आप 22 साल की अपनी हिस्ट्री लेके आते हैं, लेकिन जो असल मोमेंटम 2011 से आपकी तहरीक में आना शुरू हुआ था, तो जहां पर आप जिन लोगों को तनकीद करते थे वो आपको मुतबादिल के तौर पे टीम के लिए मिले। अब आपने जब सफ़र शुरू किया तो यहाँ पर लोगों में एक जिसे कहते हैं उम्मीद थी, उम्मीद की किरण थी कि आप ला रहे हैं, आप एक फर्स्ट स्ट्रिंग अपनी लेके आए, फर्स्ट चॉइस लेके सेकंड स्ट्रिंग आप एक तरह से एतराफ़ करें, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपसे जानने के वजूहात क्या थे। क्या आपके करीब फरदौस आशिक अवान साहिबा फवाद चौधरी साहब से बेहतर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होंगी ऑन अ सीरियस नोट? या अगर असद उमर साहब को तब्दील किया गया तो क्यों तब्दील किया गया? उन्होंने क्या कुछ ऐसा किया था जिनका उन्होंने पहले ऐलान नहीं किया था, जिनका उन्होंने पहले टेलीग्राफ नहीं किया था? उन्होंने बताया था कि मईशत इतनी ज़्यादा हमें नुकसान होगी, उन्होंने बताया था ये पिछले 5 साल या 10 साल की मिरास है, उन्होंने कहा था कि अब हम IMF की तरफ स्टेबलाइजेशन के जरिए हम जाएंगे, हालांकि आपका अपना कहना था कि आप IMF के पास जाएंगे नहीं। वाई हैव यू रिमूव्ड हिम?
अच्छा, जो मेरी कुछ कैबिनेट के लोगों से बात हुई आज, जो खुद अभी भी वजारतों पे पुरजमान है, उनका कहना था कि एक असद उमर साहब बहुत ज़्यादा एरोगेंट, मैं इस आइडिया को बाई नहीं करता कि बहुत एरोगेंट हो गए थे, वो एरोगेंट शुरू से उसी तरह से उनका मिजाज था, वो उसी तरह से थे। दूसरा वो कहते थे कि जनाब वो जो मसाइल हैं उनको एग्रेसिवली डील नहीं कर रहे थे। अगर नहीं कर रहे थे और IMF जैसे मसाइल आपके सामने आ रहे थे कि जी IMF पे आप नहीं जाना चाहते थे, आप फिर चले गए, फिर आपने उस पर लेतोलाल का काम, लेतोलाल से काम लिया, तो इमरान खान के खुद भी आप बयानात उठा के देख लें कि जो जो असद उमर कर रहे थे उस वक्त, चाहे वो करेंसी डिवेल्यूएशन थी उसके हक में भी इमरान खान साहब बोले। आप IMF में गए, आपने अप्रिशिएट किया कि जनाब हमारा IMF के साथ होने लगा है। फरवरी में आप IMF की चीफ एग्जीक्यूटिव से मिले, आपने सऊदी अरब से लोन लिया, आप पहले कहते थे मैं किसी के सामने कशकोल लेके नहीं जाऊंगा, फिर आपने फखर से खुद ऐलान किया। वो तमाम काम जो असद उमर कर रहे थे उनको अगर आप अपने आर्काइव्स में जाएं तो आपको इमरान खान के बयानात मिलेंगे कि उनको सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन चूंकि इस तरह का माहौल बन रहा था जहां पे हर जो हुकूमत पे जो तनकीद थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ख़ासतौर पे महंगाई की वजह से। आपको याद होगा हमने पिछले का जो लास्ट वीक का हमारा प्रोग्राम था उस वक्त भी हमने ये चीज़ कही थी कि हुकूमत दबाव में इस वक्त नज़र आ रही है। जिस तरह का उन्होंने जुडिशरी के ख़िलाफ़ भी क्रिटिकल ट्वीट्स करना शुरू कर दी थी, तो उनके ऊपर एक प्रेशर बन रहा था। उसको डिफ्यूज़ करने के लिए उनके नज़दीक मेरे ख्याल में ये एक आसान हल था कि जनाब ये जो मिनिस्टर्स जिनको बज़ाहिर नैरेटिव को कंट्रोल करना था वो नहीं कर पा रहे। अगर मगरूर होना जनाब इतना बड़ा जुर्म था तो फिर आजम स्वाति साहब जिन पे इतने ज्यादा इल्जामात हैं उनको पार्लिमानी अमूर का वजीर नहीं बनना चाहिए या मेरी आर्गुमेंट नहीं, बाकी आर्गुमेंट्स में बिल्कुल सर मैं समझ गया, लेकिन मुझे अभी भी जो कैलकुलस है ना कि आपने लोगों को क्यों हटाया। फवाद चौधरी साहब तो मुंह तोड़ जवाब ही सबको दे रहे थे, ऑपोजिशन को ऑन द बैकफुट भी रख रहे थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से जारहाना रवैया रह चुका है, हमेशा उनके पास एक जवाब भी होता था। उनको आपने चेंज कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विजिबल डॉक्टर फरदौस आशिक साहब। मुझे उस पे समझ आती है, उस पे मुझे फवाद चौधरी पे थोड़ी सी समझ आती है कि फवाद चौधरी का इशू ये था कि फवाद चौधरी ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को नाराज़ किया था, ख़ास तौर पे मीडिया में। आपको पता है कि जिस तरह का मीडिया का और गवर्नमेंट का रिलेशनशिप जो उनकी एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी थी उसकी वजह से काफ़ी हद तक ख़राब हुआ, तो शायद उसको भी एड्रेस करने की बात है। तो ये फवाद चौधरी तक तो समझ आती है, लेकिन असद उमर का जिससे जाना वो किसी के समझ में अभी तक नहीं आ रहा। क्या कोई बड़ी इसके पीछे कहानी है? असद उमर ने, सॉरी फवाद चौधरी ने पार्टी के अंदर भी काफी लड़ाइयां बोल दी थी। टेक अवे बाकिर साहब, अगर आप पे करप्शन का इल्जाम नहीं है, अगर आपकी कारकर्दगी ज्यादा इनकॉम्पिटेंट नहीं है, अगर आप पे मिसयूज ऑफ पावर की एक्यूजेशन नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने यह पैगाम पहुंचाया है कि बुरे वक्त में हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, अगर कोई आपके खिलाफ बात करेगा हम अगले दिन ही आपको फारिग कर देंगे। ये जो कैलकुलस है सर, ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इतनी भी पॉपुलिस्ट हुकूमत नहीं होना चाहिए। जब आप कहते हैं किसी को कि घबराना नहीं चाहिए, तो शायद वही सब्र और तहम्मुल आपको खुद इख्तियार करना चाहिए। लेकिन अब सर कबायली इलाकों में जो इन्होंने अभी बयान दिया था इन्हीं वज़रा के बारे में कि मैं बैटिंग ऑर्डर को चेंज कर दूंगा, मैं आपकी तवज्जो इस सब्जेक्ट पे भी लाना चाहता हूं। उन्होंने साथ में ये भी कहा था, एंड टू मूव टूवर्ड्स PTM, कि जी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो लोग हैं वो बात ठीक कर रहे हैं, मैं भी ये बात 15 साल से कर रहा था, लेकिन जो अंदाज है वो गलत है। और जब आप रियासती इदारों के खिलाफ बात करते हैं वो भी गलत है, क्योंकि वो कबायली इलाकों के हक में नहीं है, उनको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। सुन लेते हैं वैसे कि वज़ीर आज़म ने क्या कुछ कहा था अपने वक्त। बात वो ठीक करते हैं, लेकिन जो जिस तरह का वो लहजा इख्तियार कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इस वक्त जो लोगों को तकलीफ से जो गुजरे हैं उनको अपनी फौज के खिलाफ करना, इस तरह के नारे मारना, मुझे आज बताएं कि पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, कबायली इलाके को इससे क्या फायदा होगा? बाकिर साहब, आपको याद होगा कि हम इस जमात को डिस्कस किया करते थे जब बहुत से लोग थे जो कभी मुंह फेर लेते थे, कभी नजरें चुराते थे, PTM का वो लफ्ज नहीं बोल पाते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक है तहरीक और उसके जलसों पे भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं।
इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ उनकी ऐसी बातें हैं जो ना सिर्फ कंट्रोवर्शियल हैं, उनमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। और मेरे ख्याल से मंजूर पश्तीन को इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो जान जान के बयानिए को ख़राब कर रहे हैं, रियासत अफगानिस्तान या अशरफ गनी की कुछ ज़्यादा दिफा कर रहे हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स के हक़ में बात कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं PTM में और ये सब जानते हैं, लेकिन उसको अब मेन स्ट्रीम की तरफ वो करीब आ रहा है। उसके दो जो लीडरान हैं वो आपकी कौमी असम्बली में बैठते हैं, वो मुंतखब भी हुए हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सबके सामने हैं। बेहतर नहीं होगा बाकिर साहब कि अगर वाकई में आप इस मूवमेंट को डिफ्यूज़ करना चाहते हैं कि वो जो महरूमियाँ हैं उनको आप दूर करें, पहले डी माइनिंग को आप एक्सपेडाइट करें, नकीबुल्लाह महसूद की फैमिली को इंसाफ पहुंचना चाहिए, राव अनवार को अंदर होना चाहिए, जो आपने इतने ज़्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया है उनको बहाल करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें सर ये हुकूमत कर पाएगी। आपने जो सबसे अहम लापता अफराद सर, लापता अफराद क्या लापता अफराद के बारे में, और जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन है कि जो लोग लापता अफराद के उस लापता होने में मुलव्वस हैं उनको ताकि अकाउंटेबल किया जा सके, ये सब चीज़ें, ये मुश्किल वाला ये वाला पार्ट है जहाँ पर शायद रियासत को मूव करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हुकूमत को रियलाइज़ करना चाहिए कि अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि हम ज़्यादा देर इस चीज़ को लेके आगे नहीं जा सकते कि जनाब ये लापता के ऊपर खामोशी रखी जाए, क्योंकि हुकूमत और एक दहशतगर्द ग्रुप के दरमियान यही होता है कि हुकूमत रूल ऑफ लॉ पे, कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखती है, जबकि दहशतगर्द ग्रुप ये नहीं रखते। तो हमें जो कानून की हुक्मरानी को आगे बढ़ाने के लिए इन चीज़ों पर जल्दी से मूव करना होगा। हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पेशरफ भी हो रही है। आप देखिए कि सेनेट की एक कमेटी ने PTM वालों को बुलाया, बातचीत का आगाज़ किया, लेकिन हमें खुले दिल के साथ, अब ये एक चीज़ के वो उनका बयानिया मुल्क के उसमें वफाद में है कि नहीं, हमें थोड़ा सा इसको एक साइड पे रखना चाहिए, क्योंकि ये डिफ़ाइन करना ज़रा मुश्किल होता है कि वो क्या गलत कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। हमें देखना चाहिए कि उनकी डिमांड्स क्या हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है तो, और उनके जो तरीक़ाकार है वो पुरतशद्दुद नहीं है, तो हमें उसके ऊपर मेरे ख्याल में तवज्जो देनी चाहिए। वैसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आपके मौक़िफ़ में भी कुछ नरमी आई है, और मैं इस बात पे इत्तफ़ाक़ करता हूँ इस बात से कि आपको इन तहफ़्फ़ुज़ात को सुनना चाहिए, और जो IDPs हैं, लापता अफराद हैं, राव अनवार का जो केस है उसको भी फौरी तौर पे एक्सपेडाइट करना चाहिए। अगले हिस्से में बात करेंगे बलूचिस्तान की और पाकिस्तान और ईरान के बीच ताल्लुकात में कुछ बढ़ती हुई कशीदगी की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ईरान दौरे से कुछ दिन कबल ही बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला देखने को मिला। अलहदगी पसंद दहशतगर्दों ने ओमाड़ा में 14 अफराद को बेदर्दी से शहीद किया, और उसके बाद रियासत पाकिस्तान ने फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए ईरान को भी नोट वर्बैल के थ्रू इन्फॉर्म किया कि ये जो तंजीम है जो इस हमले में मुलव्वस थी, ईरान में पनाह लेती है, और कि बार बार रियासत पाकिस्तान ने रियासत ईरान को उसकी लोकेशन को और उसके लॉजिस्टिक्स के मुतालिक आगाह किया है, लेकिन फ़िलहाल रियासत ईरान इन लोगों को गिरफ़्तार करने में या सज़ा देने में नाकाम रही है। अब देखना ये होगा कि इमरान खान साहब के दौरे में क्या कुछ तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी आने वाले दिनों में। क्या इमरान खान साहब और रियासत पाकिस्तान इसी तरह इस पोजीशन को उठा सकेगी ईरान में, और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का भी यही कहना था कि ईरान को पूरी तौर पे आगाह कर दिया गया है ज़मीनी हक़ाइक़ के। लेकिन सुन लेते हैं कि वज़ीर ख़ारजा ने क्या फरमाया। पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर रीजन से 15 से 20 दहशतगर्द दाखिल हुए। ये बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की कारस्तानी है। हमने फैसला किया है कि हम इस बॉर्डर को फेंस करेंगे। अब बाकर साहब, जैसे आपने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि हमने इस बात को सेंसिटाइज किया हुआ है। आपको याद होगा कि जब IRGC में भी हमला हुआ था तो ईरान ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन इस बार सर ये एक कैलकुलेटेड ऑपरेशन था। लोगों के शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उनकी शनाख्त की गई, उनको बस से उतारा गया, उनको शहीद किया गया।
इसमें लॉजिस्टिक्स भी इन्वॉल्व थे, इसमें कैलकुलेटेड ऑपरेशन भी इन्वॉल्व था, और ये जो टाइमिंग है, जो हालात वाक़यात हैं कि आप एक दौरे से भी कुछ दिन कबल इस ऑपरेशन को कैरी आउट करें, उसमें भी आपको नज़र आ रहा होता है कि इन लोगों के क्या अज़ाइम थे। गोइंग फॉरवर्ड रियासत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? असद, ये जो ईरान के साथ हमारे तल्लुकात हैं ये काफ़ी एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हमारे मैंने एक और प्रोग्राम में भी बात हो रही थी तो उस वक्त कहा कि ये जो पहले हमारे कोई 71 साल हो गए हमारे तल्लुक़ को, तो पहले 35 साल ईरान जो था पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन थी। ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया, लेकिन चूँकि आपका वर्ल्ड व्यू तकरीबन काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हो चुका है, आप अमेरिका के क्लोज़ हैं, आप सऊदी अरेबिया के क्लोज़ हैं, तो इसकी वजह से वो जो जिस तरह का ट्रस्ट है वो नहीं रहा। दूसरी तरफ हमारा जो बॉर्डर है 950 किलोमीटर लंबा, वो काफ़ी हद तक पोरस है, वहाँ पर दहशतगर्द ग्रुपों के भी वजूद है, वहाँ पर नारकोटिक्स ट्रेड भी काफ़ी हो रही है। तो बजाय कि ये इल्ज़ामात टीवी पर लगाए जाए, और जैसा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़ुद भी अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का इकरार किया कि ये कोई तीसरी कुव्वत है, कोई स्पॉइलर है जो इस ताल्लुक़ को बेहतर नहीं होने देना चाह रहे, वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो जिस तरह मैं आपको याद दिलाऊँ कि नवंबर 2017 में बाजवा साहब तेहरान गए और वहाँ पर यह मुआहिदा हुआ था कि हमने इस बॉर्डर को बॉर्डर ऑफ पीस बनाना है, अमन का बॉर्डर बनाना है, तो उसके ऊपर हमें देखना चाहिए कि हम इसके लिए क्या बेहतर इकदाम कर सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान हाथ बढ़ा रहा है तो ईरान को शायद थामना चाहिए। इस तरह की कलादम तंजीमों का जो सिलसिला है, अगर पाकिस्तान पर बार बार इस तरह ओनस लगाया जा सकता है तो शायद ईरान को भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये भी सर मैं बताता चलूँ कि फरदौस आशिक अवान ने एज इंफॉर्मेशन एडवाइज़र ने यह भी ऐलान कर दिया है कि इमरान खान साहब क्वेटा जाएंगे, और जो आपको याद है इस हमले से पहले हज़ारा कम्युनिटी पे भी एक बहुत तशवीशनाक किस्म का हमला हुआ था, उनके साथ भी कंडोल करेंगे और एक लाहे अमल तय करेंगे। ये बहुत खुश आइन बात है, लेकिन बेहतर होता अगर खान साहब पहले चले जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के लिंक्स के ज़रिए, और कल तक इजाज़त दें। शब बरात मुबारक। खुदा हाफ़िज़।